अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। आज हमारी डिस्कशन होगी ऑन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी क्या इफ़ेक्टिविटी है और जो प्राइवेट सेक्टर जो है जो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है इन वो जो गरीब लोग हैं या जो वल्नरेबल लोग हैं उनको सपोर्ट देने में, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरा नहीं कर पा रहा और हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे आज के प्रोग्राम में फैसल ईदी साहब हैं, वो हमें बताएंगे कि वो किस तरह उनके क्या बेसिकली इनपुट है टू डील विद अ लॉट ऑफ दीज जो वल्नरेबल लोग हैं। हमारे स्टूडियो में सरदार सिकंदर शाहीन साहब हैं जो बिज़नेस रिकॉर्डर के लिए काम करते हैं, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ़ोकस करेंगे। वसीम इकबाल साहब हैं, ये भी बिज़नेस रिकॉर्डर के हैं, जो हमें बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जनरली उन्होंने एक वो सर्वे भी किया है लोगों का, बिस्प की जो हैं बेनिफिशरीज उनका भी चंद का किया है और वो प्राइवेट सेक्टर में भी गए ट्रस्ट फंड्स के लिए, वो हमें बताएंगे। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव मिस्टर एटले हेटलैंड विद अस टुडे। he has worked for multiple multilateral institutions. He was a member of Peace Research Institute Oslo, NORAD जो कि नॉर्वेजियन एड एजेंसी है, यूनेस्को, UNHCR, वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक में भी काम किया। इनसे हम पर्सपेक्टिव लेंगे फॉर दैट। आई स्टार्ट विद ईदी साहब बिकॉज ईदी साहब के पास टाइम कंस्ट्रेंट है। ईदी साहब बताइएगा आपकी जो आपके तो वालिद साहब का भी उस वक्त से भी बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। बताएं आप अगर कुछ हमें बता सकें कि क्या चैरिटी की जो कहा जाता है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा देते हैं प्राइवेट सेक्टर के जो चैरिटीज़ देते हैं, क्या वो उतनी ही लेवल पे है? क्या आपके जो चीज़ें जो आप देते हैं प्रोवाइड करते हैं, क्या उसमें कोई एक्सपेंशन हुई है? जी सर। बिल्कुल, हमारी जो ईडी की सर्विसेज हैं वो एक्सपेंड होती जा रही हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों का इजाफा हो रहा है, जैसे कि एम्बुलेंसेस का इजाफा हो रहा है। हमारी 2-3 और नई सर्विसेज का भी आगाज हुआ है। लेकिन आपको मैं जनरल सूरत हाल बताऊं, जनरल सूरत हाल पाकिस्तान की जो है वो इतनी माशी तौर पे अच्छी नहीं है। एक तो हम माशी बदहाली का शिकार हैं और एक बहुत बड़ी आबादी हमारी जो है वो सतह गुर्बत की लकीर के नीचे रहने पे मजबूर हो चुकी है ना। हमारा मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा तबका लोअर मिडिल क्लास में जो है वो शामिल हो गया और लोअर मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा तबका वर्किंग क्लास में शामिल हो गया। तो जो बेचारे देने की सकत रखते थे, सलाहियत रखते थे, अब वो नहीं दे पाते हैं और उस कंडीशन में आ गए हैं कि उनको खुद मदद की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और फिर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि जितनी भी एनजीओ को मैं जानता हूँ वो सब इस वक्त परेशानियों का शिकार है। इस वक्त अपने जो है वो फंड्स इनकी कम है और अगर फंड्स कम नहीं भी हुए तो इन्फ्लेशन ने उनको इतना नुकसान पहुंचाया है कि इनके खर्चे जो पहले मिसाल के तौर पे जो काम इनके लाख रुपए में होते थे अब वो 2-2 लाख रुपए में हो रहे हैं और फंड्स सेम है नहीं है। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो फंड्स में कमी हुई है। ओके। और ये जो अभी रिसेंटली जी ईदी साहब जो ये अभी रिसेंटली कह रहे हैं कि जी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5% गालिबन पिछले महीने रह गया, उससे आपको कोई अप्रिशिएबल फ़र्क नज़र नहीं आ रहा अभी तक? एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि बैंक्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो उससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इजाफा होगा। लोग बैंकों से पैसे निकालेंगे और मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे बिजनेस में जो है वो इजाफा होगा और जनरल पाकिस्तानी जो आवाम है उस मतलब सोसाइटी में पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज कर रही है गवर्नमेंट। और मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी जो है मैं बहुत ही तारीफ करूंगा, वो तारीफ के मुस्तहक है कि ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम अमीर मुल्कों में होते हैं और हम जैसे गरीब मुल्क में अगर इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है तो हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और जो है वो एक बहुत जबरदस्त ऐसा तबका जो कि जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनको हालांकि 4,000 रुपए महीना
12,000 रुपए जो है वो 3 महीने के कुछ भी नहीं होते, लेकिन कम से कम आदमी आधा एक वक्त की तो रोटी खा सकता है इससे। बाकी चीजें तो चलो ना मिल रहे ना मिले, अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी दे दे, आधी रोटी दे दे यार, लेकिन कुछ तो पेट में जाता है। तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि ये वेलफेयर कंट्रीज में होता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। तो गवर्नमेंट को एक तो इसमें रकम बढ़ानी चाहिए, और जो है एक तो रकम बढ़ानी चाहिए, और उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो कि इसमें शामिल नहीं है। ठीक, लेट मी जस्ट कम टू सरदार साहब, आप बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, क्या हमारी उसमें गुंजाइश है बजट में कि हम बढ़ा सकें? जी, इसमें अभी जो बजट है वो 599 बिलियन रुपीस अभी इस साल किया है, पहले 471 बिलियन था। 3.4% जी, ये 3.4% है करंट एक्सपेंडिचर का। तो अब इसमें हमने देखा है कि ओवर द ईयर पिछले सालों में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, 2008 में जब जरदारी साहब की हुकूमत आई तो ये बिस्प लॉन्च हुआ, उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, पीपल पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून, उसके बाद पीटीआई, सब ने ऑनरशिप ली। अगरचे इन पार्टियों में आपस में शदीद इख्तलाफात हैं, ऑनरशिप सब ने ली, बजट भी बतदरीज हर साल बढ़ाया गया, लेकिन जो करंट एक्सपेंडिचर के साथ नाम पर भी इश्यूज बने, उसमें एक दफा बना था, तो ये तमाम मसाइल रहे, लेकिन सारी पार्टीज उसकी ऑनरशिप लेती हैं। और अभी जिस तरह ईदी साहब ने कहा कि माशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, तो अभी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत के पास फंड के मसाइल हैं। अभी इन्होंने 27% तो इस साल बढ़ाया है, अब ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी से स्टाइपेंड की अमाउंट भी बढ़ाई जाएगी, उसको 13,500 कर दिया जाएगा, 12,000 से 13,500 तो जी, और तो इन्फ्लेशन में खा जाएगा। और उसके अलावा 5 लाख बेनिफिशरीज को 2025 में ऐड किया जाएगा। अभी वो कहते हैं कि 93 लाख हैं, वो 98 लाख हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो ख़ते गुरबत से नीचे की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए मज़ीद बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अभी वर्ल्ड बैंक का पिछले साल का फिगर हमने देखा है, पॉवर्टी लेवल पाकिस्तान में 41%, 41% था। तो ये मुझे ईदी साहब यही कह रहे थे कि it's not I'll come to you, Mr. Hedlund. I mean, I know that you don't understand Urdu, but basically they were talking about Benazir Income Support Program, and they both said it's a good thing. I'm sure you're aware of Mr. Eidi, and his dad's work has been brilliant. As a member of the international agencies, how would you rate private sector private sector charity sort of dissemination and public sector BISP? Yes, the Benazir income support program is very impressive. It is very good. However, it's very little. That's right. It is a lot. But we have very little money as well. But you reach a lot of people and a lot of women. And I think it's only women, right? It's only women. It's only women. Yeah. And but the amount is small, but it is something. And the money comes to the women themselves directly, not to the men, the husbands. And in Norway, since I am Norwegian, I often compare things to Norway, and we have a child benefit program still. So the government gives support to families, and earlier that used to be, the money used to come only to the woman through the post office, and she could collect the money, not the husband. Oh wow! Yeah. So we are following the Norwegian. Yes. And it is now it is quite a big amount per child, and Norway needs more children. So maybe that's part of the reason. They may have to add it for having children, right? In many European countries, you get money for each child. For each child, yes. And since... But we are far from that, yes. Pakistan, yes. Pakistan is the opposite situation, that maybe there are the population growth is too high. We need to check that as well from that end rather than right. Yes. I agree. But in Norway and in Pakistan, everything is becoming more expensive. So this year, Norwegians added to the money for the
the child benefits so that there could be more money in the families. Okay, all right. ईदी साहब, बिफोर हमने शॉर्ट ब्रेक के लिए हमने जाना है, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ का है, क्या ईदी फाउंडेशन उसमें सोच रही है? क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और ऑलमोस्ट अनचेक्ड है हमारे यहाँ, तो क्या उस लेवल पे भी हमें कुछ रोकना चाहिए? इनका नॉर्वे में तो उल्टा है ना कि देयर आर टू फ्यू चिल्ड्रन, यू वांट मोर, बट हमारा तो उल्टा हिसाब है, उसमें कोई है आपका? जी, हमारी वैसे तो देखें तमाम तर सेक्टर में हमारा काम तो होता ही है। लोग जब गरीब होते हैं तो बहुत सारे मसले होते हैं। जी जी। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें बांग्लादेश मॉडल को जो है वो स्टडी करना चाहिए और उससे बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। हमने बांग्लादेश मॉडल में एक बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने मौलवियों को इसके अंदर शेयर दिया हुआ है जॉब्स का, तो वो मौलवी जो है वो फिर मस्जिदों के अंदर इसकी प्रचार करते हैं और इससे बेनिफिट अगर पब्लिक को और अवाम को होता है तो मैं कहता हूं कि ये मॉडल को जो है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी नाकाम रही है इसको पिछले 30-40 सालों में रोकने में। ठीक है, तो ये एक अच्छा बांग्लादेश का जो मॉडल है उसको अपनाना चाहिए, ताकि जो है वो हमारी पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होती है तो जितने मुंह कम होंगे उतने लोगों को कम फीड करना पड़ेगा, उतनी छतें कम बनानी पड़ेंगी हमें, उतने वैसे ही हमारे पास घर नहीं है, हमारी बड़ी आबादियां जो है वो कच्चे घरों में रहती हैं। सही, तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए। ओके, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब हम वसीम इकबाल साहब ने एक हमारे लिए क्लिप बनाया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चंद बेनिफिशरीज़ का, वो अब ज़रा देखिए। मेरा नाम जवेरिया है और मैं तकरीबन 2.5 साल से पैसे ले रही हूँ और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे बच्चा भी वजीफ़ा ले रहा है और ये मेरी छोटी भी नशोनुमा प्रोग्राम से वजीफ़ा भी ले रही है, चॉकलेट्स भी ले रही है। हमारे घर में 24 लोग हैं, तकरीबन 4 फैमिलियाँ में इकट्ठे रहती हैं और मेरी जो अपनी फैमिली है हम लोग 5 हैं, मियाँ बीवी 3 बच्चे। यहाँ पर हम लोग कफ़ालत प्रोग्राम में ऐड हैं और बच्चों के वजीफ़े जो है वो ले रहे हैं और नशोनुमा प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमें ये 10,500 और बच्चे का वजीफ़ा 2,000 और बच्ची का जो है वो 3,000 तकरीबन मिल रहा है। वो तालीम मेरा बच्चा पढ़ता है पहली क्लास में, उसको भी वजीफ़ा मिल रहा है। वक्त के साथ साथ ज़रूरतों के साथ साथ जैसे महंगाई बढ़ रही है तो मज़ीद भी इसको यानी बढ़ाना चाहिए आगे। छोटे छोटे प्रोग्राम में आज दरअसल मैं ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, तो ट्रेनिंग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये छोटे छोटे प्रोग्राम मैंने अब ख़ुद 13 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उसके लिए अपने कारोबार के लिए, ख़ुद कफ़ील बनने के लिए, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ और अपने पाँव पर ख़ुद खड़ी हो जाऊँ और अपने बच्चों के लिए बेहतर वो सोच सको। ये कारोबार मैंने शुरू किया है। ये बच्चों की नशोनुमा जो है खुराक मिलती है और बेनज़ीर की पेंसिल भी मिलते हैं, वो जो 10-10.5 हज़ार मिलता है। और जो है ये क्लासेस वगैरह भी हमारी हुई थी, कैसे पैसों को इस्तेमाल करना है, और वो ये है कि बच्चों को भी मिलते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके भी। वैसे तो हमें 10,500 रुपये मिलता है, लेकिन बच्चों की मिला के जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं, फिर ये 20-25 हज़ार बन जाता है। हम गिलगित से हैं, मैं 2 साल हाफिज़ से आ रहे हैं, यहाँ पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा गुजारा हो जाता है, शोहर भी मजदूरी करते हैं। हाँ, यहीं से पूरा क्यों होता है, बच्चों की तालीम पूरा नहीं होती है। एक बच्चा तीसरी पढ़ता है, छोटा बच्चा, एक अभी छोटी बच्ची पहली जमात में पढ़ती है, ये 2 बेटियां इधर मदरसे में पढ़ती है। जी, मैं आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है और मैं अभी यहाँ पे सर्वे करवाने आई हूँ अपना। मेरे मतलब रिश्तेदार, उनको पैसे मिलते हैं पड़ोसियों को, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं यहाँ पे सर्वे करवाने के लिए आई हुई हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मज़दूरी करते हैं, तो हमारा वो नहीं हो रहा। नहीं, घर में मेरे सास ससुर हैं और 2 नंदें, एक देवर है। बच्चा मेरा पढ़ रहा है, उसके लिए भी, और घर के कुछ और जो ना हो सके तो उसके। जी, अब हम वसीम इकबाल साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ जो थी उनमें उनको क्या वो बेसिक वो उनका जो टेक था उसके क्या था, और ये फिर गए थे, बड़े ट्रस्ट फंड्स भी थे जो और प्राइवेट सेक्टर जो ऑपरेट करता है, मेरे ख्याल में अस्पतालों में भी गए थे ये। जी वसीम साहब। जी, हमने 2 जगह विज़िट किया था। पहले हम लोग गए बिस्प का, यहाँ पे 1 विडो ऑपरेशन,
جس میں جو بھی خواتین بینیفیشریز ہیں وہ آ کے کلیکٹ کرتی ہیں جو اپنے جو بسپ کی امداد. اس کے اندر جو ہے اس ون ونڈو آپریشن کے اندر صرف انہیں کیش گرانٹ نہیں دی جا رہی تھی, اس کے علاوہ ان کو فوڈ دی جا رہی تھی, اس کے علاوہ جو ہے تعلیم کے لیے کی سہولیات بھی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تھی. پھر اس کے علاوہ جو پیسے ان کو مل رہے تھے ان کو سبسڈائز سستی اشیاء کے لیے انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور ایک وہاں پہ کھول رکھا تھا. اندر نادرا کا تھا. پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو لون چاہیے وہ علیحدہ پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے انوالو کیا تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے جو پرائیویٹ چیریٹی ہے ان کا ہم نے وزٹ کیا ہے. یہاں پہ ایک تھا عالمگیر ٹرسٹ تھا. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ کافی مشہور جو الشفا آئی ہاسپٹل ہے. الشفا آئی ہاسپٹل کے اندر جو غریب ہیں ان کو جو ہے فری اور بہت ہی اچھے یعنی کہ انٹرنیشنل لیول کی جو ہے ان کو ان کا علاج جو کیا جا رہا تھا غریبوں کے لیے. جی اور جو امیر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ امیر جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے, ان سے تو وہ اسی طرح چارج کیا جا رہا تھا. ڈیپینڈز آپ امیر کس کو کہو گے نا, وہ بھی تو ڈیفینیشن جیسے ایڈی صاحب نے کہا کہ وہ چینج ہو گئی ہے, وہ جو مڈل انکم والے تھے وہ اب لوور مڈل انکم کے ہو گئے ہیں. جی اس کے علاوہ عالمگیر ٹرسٹ گئے ہیں تو وہاں پہ تو انہوں نے اتنی زیادہ بات نہیں کی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو دونوں اگر کمپیریزن کریں تو دونوں بہت ہی اچھے جو ہے اپنے لحاظ سے کام کر رہے ہیں. اوکے مطلب ہے کہ ہسپتال بھی اور اگر دیکھیں ہم تو وسیم صاحب بہت سارے جو گھر ہوتے ہیں جس میں لوگ آ کے کام کرتے ہیں اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو وہ بھی اپنے کسی مطلب ہے جو کام کر رہی ہیں ان کے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے پیسے دے دیتی ہیں, ہیلتھ کے لیے دے دیتی ہیں. تو وہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اوبیسلی کاؤنٹ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. سکندر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ بسپ کے لیے جو تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن کا جو کہہ رہے ہیں اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, وہ دے رہے ہیں پیسے؟ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بیسیکلی دو پروگرامز ہیں. ہیلتھ میں جو ہے وہ اس کا نام ہے نشو نما, جو بیسیکلی چھوٹے نیو بارنز یا جو نو مولود بچوں کے اسٹنٹڈ گروتھ کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے. وہ بیسیکلی اس کا نام ہی نشو نما ہے. اور یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر CCT اس کو کہتے ہیں. دوسرا پروگرام ہے جو ایجوکیشن کا ہے, وہ وسیلہ تعلیم جو ڈیزرونگ بچوں کو یونیورسٹی کالج لیول پہ جو مستحق ہیں یا جن کے ایک سرٹن لیول آف لیول, ایک تو یہ ہے کہ اس میں کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ایک لیول تک ان کی ایجوکیشن وہ اس کو میٹ کرتے ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بینچ مارک ہے پاورٹی کا, جیسے 32 انہوں نے اسکور رکھا ہے پراکسی مینس ٹیسٹ, وہ اس میں یہ کنڈیشن ہے, تو اس لیے اس کو کنڈیشنل کیش ٹرانسفر CCT کہتے ہیں. یہ دو ہیں. لیکن اب اس میں بھی چونکہ یہ IMF کی پچھلے ماہ جو رپورٹ ہے اس میں بھی ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو صوبے ہیں, چاروں صوبوں کی بات ہوئی تھی کہ یہ جو صوبے ہیں یہ جو کنٹریبیوٹ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیلتھ آؤٹ سائڈ بسپ جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ناکافی ہے. اور اس کو انہوں نے اس میں مینشن کیا تھا انہوں نے کہ اس کو ڈکلائن پہ آئی ہے وہ جو کنٹریبیوشنس ہیں, اور اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کہ اس کے دائرہ کار کو اس میں فنڈنگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آؤٹ سائڈ بسپ جو صوبوں کی رسپانسبلٹی ہے بجائے صرف وفاق کو حوالے کر دینے کے, مطلب صوبوں کو بھی اس میں آگے آنا پڑے گا. Okay, we'll take a short break here. Stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. Before I go to Edie Saab, let me come to Mr. Hetland again. What do you think we could do better in terms of the private sector or the BISP? Yes, I believe in government support for poor people, and I believe in also that there are organizations for women, for workers, so we need much more activities from the supported by the government, sometimes implemented by the government. Do you mean in terms of giving them a job or giving them training? Yeah, training, education,
basic education is very poor in Pakistan, and poor because it doesn't reach everybody. And I think there was a mistake 20 years ago or something when the private schools were given such high priority because the government schools were considered not being very good. That's right. And that time much of the money that the increase in budgets for education went to university, to higher education, which was good, but it should also have been given from the bottom up, and especially for girls' education and for women. And today, I believe we could have a huge government-led literacy campaign, adult education campaign, to reach the women who are illiterate and the young men who are, and older men for that matter, and women who are illiterate. And because in Pakistan today, everybody, in the world today, everybody must know something of reading and writing. That's right. And that's right. And I think the support program, or the Benazir income support program, helps in this way that women get some money, and maybe they will then say, no, my daughter, she needs to go to school, and she can then say to the husband, oh, I have some money I can add to the money you will have to pay for education for our children, but they have a little bit extra so that the girls could continue longer. So that time is not yet here, I think, the time is not yet here, and we often compare nowadays private sector and government sector. I think in many ways the international aid era is over, or it is declining. There is much less aid internationally, and there is much less money coming from the donors, and then there is not much coming from the private sector, although we talk about the private sector, and the private sector can only make change if there is an organization. You cannot trust the individual charity. That will be haphazard, right? Yeah, it has charity. To be more organized. It has to be more organized. And of course, when the international aid shrinks, then the private sector and the international has to take over. They should do more, but those who will actually have the burden always, yes, are the women, are the men in the villages, in the municipalities. So we have to trust on the people making changes from within. That's right. I'll go to Mr. Eidi साहब, बताइएगा आपके जो औरतों की स्पेसिफिकली जो एजुकेशन है, क्या आपका ख्याल में जो प्राइवेट चैरिटीज़ कर रही हैं, इंक्लूडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो आपको नज़र आ रहा है कि वो फोकस बढ़ रहा है? पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना कुछ काम नहीं कर पा रहा है. गवर्नमेंट सेक्टर को अपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्रियों से ये स्कूल ले लेने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्रियां चारों सूबों की और नाकाम रही हैं. ये चूंकि जागीरदार चलाते हैं और हमारी अपर क्लास के हाथ चले जाती हैं. इनको इनसे लेके जो पाकिस्तान की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये पूरे डिपार्टमेंट एजुकेशन के, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के स्टेट यूनिवर्सिटीज को दे देने चाहिए और उनको पूरा डिपार्टमेंट सेट करना चाहिए और वो चलाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि ये मिडिल क्लास के पास आ जाएंगी और मिडिल क्लास जो है वो हमारी अपर क्लास से बहुत बेहतर और काम करने वाली है. आपका ख्याल है कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें? स्कूलों में हम बहुत बड़ा जी सर, बट इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर इकट्ठे आ जाए, क्योंकि जो आप जो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास भी है, उसमें भी आपको पता है हमारे यहाँ तो करप्शन भी है, मिस अप्रोप्रिएशन भी है. जहाँ गवर्नमेंट की बात आ जाए, वहाँ जिस लेवल पे भी आ जाए, देयर इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ नेपोटिज्म भी है, करप्शन भी है. कोई जैसे कि आपको एक बात बताऊं कि हमारे अपर क्लास में करप्शन ज्यादा है, मिडिल क्लास में इतनी करप्शन नहीं है. अपर क्लास मजबूर करती है अपनी तरफ दौलत लेकर आने के लिए करप्शन करने के पर. तो अगर ये यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट में अगर दे दी जाए ना, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स जो गवर्नमेंट के उसमें डोमेन में चलती है, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा
اور بہت اچھی ہو جائے گی. اور اسٹیٹ یونیورسٹیز جیسے ہر ڈویژن کے اندر ہماری اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں وہ اس کو مینیج کریں اور بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتی ہیں تاکہ اس میں گورنمنٹ کی انفلوئنس جو ہے نا وہ کم ہو جائے. اوکے سکندر صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو ایدی صاحب کی پروپوزل ہے کہ اسٹیٹ یونیورسٹیز کو ٹیک اوور کر دینا چاہیے اسکولس؟ جی بالکل, یہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو ہمارے اسکولز ہیں خاص طور پہ یہ پرائمری سیکنڈری, ان کی تو حالت بالکل کوئی ہے ہی نہیں جو پبلک سیکٹر میں. اور آن دا ادر ہینڈ جو یونیورسٹیز ہیں, ابھی بھی سرکاری یونیورسٹی ان میں چند اداروں کا بہت اچھا نام ہے, ان میں سے ابھی بھی بہت, تو وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا میکنزم ہو کہ جس میں جو ہائر ایجوکیشن کی جو باڈیز ہیں یا جو یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس ایسی پاور دی جائیں کہ وہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میں ایکسپرٹس جو ہیں ان کو لے کر آئیں اور ان کو بہتر کیا جائے, کیونکہ یہ تو جو سرکاری اسکول ہیں اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں ان کے حالات جو ہیں وہ بھی بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو وسیم صاحب, واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, اگر گورنمنٹ جو اس کا فوکس صرف BISP پہ ہے تو چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو چیریٹیز ہیں اس ٹائم تقریباً 450 کے لگ بھگ جو رجسٹرڈ ہے اور ان رجسٹرڈ جو ہے, اس میں تو ہیلتھ بھی آ جاتا ہے, ایجوکیشن بھی آ جاتا ہے, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے, تو اس پہ بھی کچھ انسینٹیو یا اس پہ بھی کوئی فوکس جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. ٹیکس دے آر آل ٹیکس ایگزمپٹ نہیں, پہلے ٹیکس ایگزمپٹ تھا لیکن اب نہیں ہے. اور جو یہ تو پھر غلط بات ہے, they are not tax exempt, he is saying the universities. لیکن یہ ہے کہ ٹیکس کریڈٹ جو ہے نا وہ ان کو دیا جا رہا ہے اس کے اندر, کہ ٹیکس ریٹرن کے بعد جو ان کی ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے ایڈجسٹ ہو جائے گی. I'll let you have the last word, Mr. Hetland. Yes, it is up to the people to solve poverty problems in the country with the government. Okay. And the government must be in the driver's seat, and all the organizations, the NGOs also are important. But the people themselves at the local level, and I think we often think that when there is an emergency of some kind, floods or something, it's the international community that is so important. However, it is the local community. No, but even when we had, the earthquake and we had things like that, it was actually the charitable institutions within the country that just were the first ones there. Yes. I remember the ADB and the World Bank came later, and they just came in, and tried to. Very often, and not doing as much as it sounded. And all the money that they said should come never came also. So there is that thing. Thank you very much. سب کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں, سب کو آنے کا. خواتین حضرات, آپ نے سنا BISP ایک اچھا پروگرام ہے. ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر چیریٹیز ہیں, اسپیشلی ایدی کا تو ہم نے بہت شروع سے نام سنا ہے, وہ بھی بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں. ہسپتال ہمارے جو ہیں, آئی ہاسپٹل جو ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں ہے, ایک لیور ہاسپٹل کو ادھر ہے سندھ میں, یہ ساری جو ہیں یہ بہت ہی, جو شوکت خانم جو کینسر ہاسپٹل ہے وہ اٹس این ایکسٹریملی ویل رن ہسپتال ہے. یہ ساری جو ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, مگر ہمیں جو ہمارا جو لیول ہے, جو جس طرح کہ انہوں نے ہیٹلینڈ صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے جو گروتھ ریٹ ہے, پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, وہ بہت ہائی ہے, تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی, پرو ایکٹیولی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو نمبرز جو ہمارے پاورٹی لیولز میں جا رہے ہیں وہ بھی کم ہوں. جو ہماری جو ابھی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, نہ گورنمنٹ کے پاس ہے, نہ اب انہوں نے بتایا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, جو کہ ہمیں ہمارے غریب لوگوں کا وہ جو بوجھ ہے, جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کر سکیں. ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, اور گورنمنٹ کو تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3.4, 3.3, 3.5% جو آپ بجٹ کرتے ہیں BISP کے لیے, وہ بہت ہی کم ہے. اس کو بڑھا کے کم از کم آپ کو 7-8 کرنا چاہیے %. اور جو آپ ابھی دے رہے ہیں, جو ہمارے ایلیٹ کیپچر ہے ہماری ایکسپینڈیچر میں, بجٹ کے ایکسپینڈیچر میں, ان کو چاہیے کہ وہ سیکریفائس کر کے ہمارے غریب جو ہیں, جو ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کو آپ یہ موقع دیں کہ وہ کم از کم جی سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.